Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. Last 5 lectures में हमने 40 इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स को रिवाइज किया टारगेटिंग योर पीटी 2022। आज शुरुआत करना है टॉपिक नंबर 41 से, दैट इज देवास एंट्रिक्स डील। काम की बात क्या है, यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन टर्म्स की डिटेल्स से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मतलब क्या है? बायलैटरल का मतलब दो, राइट? इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रीटी। तो यानी कि जैसे इंडिया और मॉरिशस की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी चर्चा में थी, अलोंग विद दिस जर्मनीज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी चर्चा में थी। रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर केस कहा गया कि इंडिया ने इन ट्रीटीज के कुछ रूल्स को ब्रेक किया है बाय टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देवास कंपनी। तो देवास की फुल फॉर्म है डिजिटली एनहेंस्ड वीडियो ऑडियो सर्विस। ये बनाई गई थी कि एंट्रिक्स जो कि इसरो की एक कमर्शियल आर्म है उसके साथ टाई अप होगा। इसरो अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके जो उनकी सर्विसेज है उसको कमर्शियली यूज किया जाएगा। तो कमर्शियली यूज करने में हेल्प करेगी ये देवास कंपनी। तो अल्टीमेटली इसरो के पास पैसा आएगा, इसरो उस पैसे को फिर फर्दर अपने स्पेस प्रोग्राम्स में यूज कर पाएगा। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब इस पर करप्शन के चार्जेस लगे और ये एग्रीमेंट शेल्व कर दिया गया। 2005 में एग्रीमेंट हुआ था, 2011 में कैंसिल कर दिया गया। अब देवास कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था तो वो कहने लगे कि भाई हमने इन्वेस्ट किया था, हमारा तो नुकसान हो गया और आपने तो जो ट्रीटी है मॉरिशस के साथ, क्योंकि मॉरिशस के थ्रू भी पैसा रूट किया था, उसके तो ये खिलाफ है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी गए। फिर यही मामला यूएस फेडरल कोर्ट में भी उठा, यही मामला कैनेडियन कोर्ट में भी उठा। तो यानी कि ये इंटरनेशनल मामला बन गया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का इस केस को लेकर जजमेंट आया जो कि इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में था, यानी कि भारतीय सरकार का फैसला सही था। लेकिन अब डिटेल जरा जान लीजिए। यहां पर सबसे पहले तो एग्रीमेंट यानी कि दो देशों के बीच में जिसके बिहाफ पर जब भी वहां से कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट किस कंडीशन पर होगा, राइट? कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में होता है। पर्पस क्या होता है? जिससे कि आसानी से इन्वेस्टमेंट आ सके, राइट? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, जैसा आपको बताया कि ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। 3 टर्म्स ध्यान रखिएगा। एंट्रिक्स का 3 काम है मेजरली। एक तो प्रमोशन, मींस प्रमोशन इन दिस कमर्शियल, कहने का मतलब है अलग अलग जगह पर टाई अप्स किए जाएं, ठीक है? इसरो की टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टीज, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्म किया जाए। साथ में टेक्निकल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। भाई एक्सपर्टीज है इसरो के पास, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई और देश चाहता है उस एक्सपर्टीज को लेना तो ऐसे में एडवाइस कंसल्टेंसी भी कर सकती है। उसका पैसा एंट्रिक्स के पास आएगा, एंट्रिक्स बेसिकली इसरो के पास वो पैसा जाएगा। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम भी एंट्रिक्स ही संभालती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई तकनीक है, किसी दूसरे को उस तकनीक को शेयर करना है तो उसमें भी आपके पास पैसा आएगा। तो ये हुआ एंट्रिक्स के काम। ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है ये, ठीक है? ये डिटेल ध्यान रखिएगा। बाकी काम तो आपको याद हो ही गए होंगे अब, ठीक है? 3 काम है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। अब ये इशू हुआ क्या था? 2005 में एग्रीमेंट हुआ जैसा आपको बताया, और यहाँ पर एंट्रिक्स ने कहा कि हम इसरो जो है 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगी और उसमें सैटेलाइट में जो एस बैंड होंगे वो उसका 90% पार्ट आपको लीज पर दिया जाएगा। जो फर्दर आप कनेक्ट कर लेना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से, आपको वहां से पैसा आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। यहां पर साइंस एंड टेक वाले पार्ट से क्वेश्चन आपसे एस बैंड से पूछा जा सकता है, इस वजह से ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लीजिए एस बैंड को। एस बैंड की डिटेल्स की को जरा देखिए क्या है, राइट? 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, राइट? यूपीएससी से पहले साइंस एंड टेक से ऐसे क्वेश्चन भी पूछती आई है, जैसे कि इसकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, राइट? ऑप्शन दे देगी कि वाईफाई में यूज़ होता है क्या, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है क्या, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं क्या। तो अगर ये 3 ऑप्शन दे दी और फिर दे दिया 1 and 2, ओनली 2, ओनली 4, 1 2 3, तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि ऑल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? जो बैंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल सर्विस या हमारे घर के वाईफाई में कैसे यूज़ होगा, राइट? कॉमन सेंस से बच्चा उस ऑप्शन को खेल जाएगा, राइट? समझदारी दिखाएगा, लेकिन वहीं गलत हो जाएगा, राइट? तो इस वजह से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? ये तीनों में यूज हो सकता है, तीनों ऑप्शंस में। क्लियर है? ऑल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है? यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में कैंसिल किया। सीबीआई ने कहा कि जी हाँ करप्शन हुआ है। 2017 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा $1.3 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट को देने चाहिए देवास को। नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। यूएस फेडरल कोर्ट भी कह रही है हाँ जी देने चाहिए।
इसके बाद गवर्नमेंट जो है गई एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। एनसीएलटी क्योंकि चर्चा में रहा, एनसीएलटी चर्चा में रहा, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको बताने चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एनसीएलटी जुडिशियल बॉडी है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है? आंसर है क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसके बाद एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुरी है? स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हो। कौन से पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है एनसीएलटी? कंपनी एक्ट 2013 से बनी है, ठीक है। अच्छा, कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी एनसीएलटी? वी बालाकृष्ण एराडी कमिटी। ध्यान रखिएगा, कमिटी से भी स्टेटमेंट आ जाती है। एनसीएलटी के जो चेयरमैन होता है वो कौन हो सकता है? वो हाईकोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सकता है। हाई कोर्ट सर्विंग रिटायर्ड जज। यूपीएससी आपके साथ खेलेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट डाल देगी, आपको लेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, राइट। वो बोल देगी कि ओनली सुप्रीम कोर्ट सर्विंग और रिटायर्ड जज। तो ऐसे आपको बहकावे में नहीं आना है, इसके बारे में थोड़ा संजीदा रहना है। क्लियर है बात? तो ये तो डिटेल थी आपकी इस वाले टॉपिक के बारे में। चलते हैं टॉपिक नंबर 42। हूथी रिबल्स काफ़ी चर्चा में रहे। हूथी ने अटैक किया सऊदी अरब पर, हूथीज ने अटैक किया आपके अभी यूएई पर, अबू धाबी में, जहाँ पे 3 इंडियंस को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये हूथी हैं कौन? बेसिकली ये है आपका यमन वाला एरिया, ठीक है। ये गल्फ रीजन हो गया, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर आपका यमन हो गया। यमन के इस पार्ट में जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर राज कर रहे हैं हूथी, उनके कंट्रोल में है। तो हूथी क्या कोई ट्राइब है? नहीं, ये रेबल ग्रुप है। तो अब ये क्यों कर रहा है ऐसा, राइट? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो यहां से क्वेश्चन स्टेटमेंट जो बनेगी, तो एक तो यमन चर्चा में था, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, यमन का बॉर्डर ध्यान रखिए, राइट। साथ में हूथीज के बारे में कुछ डिटेल्स ध्यान रखिए। हूथी मूवमेंट इज बेसिकली अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जैदी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। सो जैदी बेसिकली एक शिया कम्युनिटी है, राइट। लेकिन यमन में जो मेजॉरिटी में वो सुन्नीज हैं और जैदीज हैं शिया, इनकी ये मूवमेंट। आप कहेंगे सर फिर नाम ये हूथी कैसे पड़ा? जरा फाउंडर के नाम देखिए, हुसैन अल हूथी, और इनके फादर जो कि एक क्लेरिक थे, बद्र अल दीन हूथी। तो कहने का मतलब ये है इनके नाम पर ये हूथी नाम पड़ गया। जैदी मेकअप रफली 1/3 ऑफ द सुन्नी मेजॉरिटी ऑफ यमन। तो मेजॉरिटी किसकी है? सुन्नीज की है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा। जैदीज ओल्डेस्ट ब्रांच है शिया की, इनका नेम पड़ा जैद बिन अली के नाम पर, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ इमाम अली, प्रॉफिट मोहम्मद कजिन, सन इन लॉ, हु शिया सुन्नी एंड जैदीज रेवर, ठीक है। एक सेपरेट कम्युनिटी है। अब द राइज ऑफ हूथीज, स्पेशली आपने एक नाम सुना होगा अरब स्प्रिंग। जब ये अरब स्प्रिंग चली तो उस दौरान इन हूथीज को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। और देखिए, आप कई बार ये देखते होंगे कि ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है यूएस कि आप हूथी रिबल्स को सपोर्ट करते हो यमन में, और हूथीज जो है अटैक करते हैं आपके सऊदी अरब पे और यूएई पे। और सऊदी अरब और यूएई फ्रेंड हैं यूएसए के, तो यूएसए कहता है हमारे फ्रेंड्स पर आप अटैक कराते हो क्योंकि आप सपोर्ट करते हो हूथीज को। तो मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी का कारण एक वो ईरान को मानता है, और ईरान पे सैंक्शंस लगते रहते हैं, आपको पता है। ईरान शिया मेजॉरिटी है, हूथीज शिया हैं, और तीसरा इनका कनेक्शन देखा जाता है लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप से, राइट। When protests broke out in Yemen in 2011, Houthis got confident from their military victories and support they actually got in some areas like Sada. तो आई थिंक ये डिटेल आपको ध्यान रहेंगी। इसके बाद 43, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अभी आपने सुना होगा ये मुद्दा चल रहा था कर्नाटका में हिजाब वाला, राइट। तो ऐसे में ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दी इंडिया के अगेंस्ट। तो ऐसे में इंडिया लेस्ट आउट एट ओआईसी कि हमारा इंटरनल मामला है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं? तो ओआईसी क्योंकि चर्चा में है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये रेड वाला जो एरिया दिख रहा है, ये सब वो कंट्रीज हैं जो कि ओआईसी का पार्ट है। पर्पस क्या है ओआईसी को एक साथ आने का? जिससे कि इस्लामिक वर्ल्ड की वॉइस को कंसोलिडेट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखा जा सके। यही ओआईसी यूएन में एक सेपरेट डेलीगेशन रखती है, यूरोपियन यूनियन में भी एक सेपरेट डेलीगेशन रखती है। देखिए आप ये एरिया, क्लियर है बात? 1969 में स्टैब्लिश हुई, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 57, फाउंडिंग मेंबर्स 30 थे। काम की बात, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और उसके बाद जैसा आपको बताया कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन यूरोपियन यूनियन में। एक साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं, अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच, AEF। यहाँ पर उर्दू तो आपको नहीं दिख रही होगी, राइट, क्योंकि उर्दू इंडिया में उर्दू का ऑरिजिन है, राइट। खैर ये ध्यान रखिएगा 3।
हेडक्वार्टर्स हैं जेद्दा सऊदी अरब में। कंट्री विद द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कौन है? इंडिया। इंडिया को भी इनवाइट किया गया था इनकी फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में रबात में। अब फाकलैंड आइलैंड चर्चा में थे। सबसे पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए, हैं कहाँ फाकलैंड आइलैंड। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा अर्जेंटीना, और ये रहे आपके फाकलैंड आइलैंड। यानी कि जब हम साउथ अमेरिका को देखते हैं तो साउथ अटलांटिक ओशन में आपको ये फाकलैंड आइलैंड दिखते हैं। तो फाकलैंड आइलैंड का इशू क्या है? रिसेंटली चाइना ने स्टेटमेंट दी कि हम सपोर्ट करते हैं कि फाकलैंड आइलैंड पर एक्चुअली किसका राज होना चाहिए? अर्जेंटीना का होना चाहिए। चाइना दैट अफर्म्ड इट्स सपोर्ट फॉर अर्जेंटीनाज क्लेम ऑन फाकलैंड आइलैंड। लेकिन अभी क्लेम किसका है? ब्रिटेन का है। फाकलैंड आइलैंड आर्किपेलागो साउथ अटलांटिक ओशन, लोकेशन ध्यान रखिएगा, कंप्राइज ऑफ वेस्टर्न फाकलैंड, ईस्टर्न फाकलैंड, 776 स्मॉल आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड नहीं है। द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये। इससे पहले भी इसको लेकर इशू हो चुका है। इवन जब ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मिस मार्गरेट थैचर थी तो शी टुक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड टू प्रूव दैट फाकलैंड आइलैंड रिमेन द टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पर इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की सरकार डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल करती है। दो मामलों को देखती है, डिफेंस को देखती है और फॉरेन अफेयर्स को देखती है। ठीक है। फाकलैंड की कैपिटल स्टैनले, वो ईस्टर्न फाकलैंड में पड़ती है। जैसा आपको बताया ना, ईस्ट फाकलैंड है, वेस्ट फाकलैंड है। क्लियर बात? अच्छा, ये जो टेरिटरी ऑफ फाकलैंड ऐसा नहीं है कि हमेशा से केवल ब्रिटेन की टेरिटरी थी, और भी कॉलोनियल पावर्स यहाँ पर आए, जैसे कि आपके फ्रेंच आए, स्पेन आए, ब्रिटिश आए, और खुद अर्जेंटीनियन जो रेजिम था उसका भी वहाँ पर होल्ड था। लेकिन 1833 के बाद ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य वहाँ जमा लिया था, और लगातार अर्जेंटीना कहता रहा है कि भाई हमारे पास में भी है, हिस्ट्री में हमारा इस पर क्लेम भी रहा है, हमने इसको चलाया भी है, तो एक्चुअली हमारा पार्ट होना चाहिए। इसके बाद फॉस्फोरस बॉम्ब चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? यूक्रेन रशिया क्राइसिस में एलिगेशंस लगे कि रशिया ने डॉनबास रीजन में इन फॉस्फोरस बॉम्ब्स का यूज़ किया। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इतनी तरह की मिसाइल यूज़ हो रही है, इतने एरियाज बर्बाद हो रहे हैं, तो ये फॉस्फोरस बॉम्ब्स स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? इंटरनेशनल लॉ कहता है कि रिहायशी इलाकों में आप फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप में से कुछ कहेंगे यार सर फॉस्फोरस का इस्तेमाल तो हम आतिशबाजी में कर देते हैं, ये फॉस्फोरस बॉम्ब क्या चीज़ है? क्योंकि यहाँ वाइट फॉस्फोरस की जो इम्पैक्ट है नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा है। द काइंड ऑफ बर्न इट गिव्स, राइट? येलो फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस मीन्स कलर होता है, और बेसिकली कलरलेस भी होता है। अगर ये स्किन पे लग जाए तो बेसिकली ऑक्सीजन से मिलते ही ये जलने लगता है, और इवन लो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस भी हो तो वहाँ पर भी मतलब इट एक्चुअली इग्नाइट। और अगर स्किन के टच में आ जाए तो स्किन पे लगे हुए भी इट एक्चुअली कीप ऑन बर्निंग। तो इस वजह से सेकंड और थर्ड ग्रेड के बर्निंग यहाँ पर होते हैं, और साथ में लिवर, किडनी पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अलॉन्ग विद लंग्स। तो यूक्रेन पुलिस हैव एक्यूज रशिया कि आपने इसको यूज़ किया डॉनबास में। तो वाइट फॉस्फोरस के बारे में, वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशंस आर वेपन्स दैट यूज कॉमन एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, जिसके बारे में हमने बात की। कम्बस्टेबल सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर, जो बताया 10 to 15 डिग्री अबव रूम टेम्परेचर। A phosphorus believed to have first used by Fenian, basically Irish nationalist। जब आयरलैंड को अलग देश बनाने की मांग चल रही थी तभी सदर्न आयरलैंड बना, और नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी आपका यूके का पार्ट है। ब्रिटिश आर्मी ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एप्लीकेशंस मेजरली इसके मिलिट्री में होते हैं। वैसे इसको हम पेस्टिसाइड, फायरवर्क जो मैंने आपको बताया उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बेसिक प्रॉपर्टीज़ और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है सिविलियन एरियाज में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये अलाउ करता है कि आप ओपन स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रूप्स को कवर करने के लिए, मतलब मिलिट्री को अपनी कवर देने के लिए ओपन स्पेसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगी कि फॉस्फोरस बॉम्ब्स आर प्रोहिबिटेड टू बी यूज्ड इन एनी केस इन एनी वॉरफेयर बाय इंटरनेशनल लॉ। तो आप समझ जाना कि वो ट्रैप है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूज़ हो अलाउ भी है ओपन स्पेसेस में फॉर गिविंग कवर टू योर ट्रूप्स। क्लियर है बात? इसके बाद परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन, ये यूएस ने इस टर्म का यूज़ किया, पीएनटीआर है, कोई नई टर्म नहीं है। बेसिकली यूएस ने नाम दे दिया एमएफएन को, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस होता है उसको। चर्चा में क्यों आई? बाइडेन ने कहा कि हम जो है पीएनटीआर का जो स्टेटस है हम वापस ले रहे हैं रशिया से। अनाउंस दैट यूएस विल रिवोक पीएनटीआर स्टेटस फ्रॉम रशिया। तो इसका मतलब क्या है कि रशिया से यूएस की तरफ जो गुड्स जाते हैं अभी उस पर आप जो सब्सिडीज से बेटर वर्ड आप यूज़ करिए कि टैरिफ, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज़, तो अभी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और ज़्यादा बढ़ा सकता है यूएस। क्लियर है बात?
दिस इज टू पनिश रशिया फॉर इट्स इन्वेजन इन यूक्रेन और यूएस टू इम्पोज वाइड रेंज ऑफ टैरिफ्स ऑन रशियन गुड। अगर रशियन गुड्स पे और ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएंगी तो यानी कि रशियन गुड्स महंगे हो जाएंगे यूएस में, तो उनकी सेल कम हो जाएगी। सेल कम हो जाएगी तो रशिया फिर प्रोडक्शन क्यों होगा? रशियन प्रोडक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं उनको जॉब क्राइसिस आ जाएगा रशिया में, और जब जॉब क्राइसिस आ जाएगा तो यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपनी सरकार से क्वेश्चन करेंगे, भाई क्यों ऐसा युद्ध कर रहे हो जिससे हमारी जॉब्स भी जा रही हैं। Permanent normal trade relation status is a legal designation given by one country to other country, right? यूएस ने नेम चेंज कर दिया, MFN से PNTR कर दिया अपने लिए, जो मैं आपको बता रहा था। अभी MFN स्टेटस होता क्या है? आप सबको पता है WTO की ये टर्म है MFN। यह आपके लिए मौका है, जब WTO का MFN चर्चा में, तो WTO से रिलेटेड भी कुछ स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या रशिया से कंप्लीटली सारे प्रोडक्ट्स को हम बैन कर सकते हैं? कोई नेशन जैसे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कहें कि हम टोटल बैन लगा रहे हैं, और अगर टोटल बैन नहीं लगा सकते तो क्या इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है WTO का? जी हाँ, जो भी मेंबर नेशंस हैं उन पर लगता है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऐसे ही सर्विसेज के लिए होता है GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए होता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए होता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। कहने का मतलब ये है, एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोई देश ऐसे पॉलिसीज ना बनाए जिससे कि दूसरे देश के गुड्स को नुकसान हो, कोई देश ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे दूसरे देश की सर्विस सेक्टर को नुकसान हो, कोई देश ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दूसरी कंपनीज के या दूसरे देश के हैम्पर हों। तो इसमें बेसिकली एक्सपेंड भी किया गया है कि व्हाट आर गोइंग टू बी द कंडीशंस ऑफ से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, राइट। ऐसी इन्वेस्टमेंट मेजर्स है जो चर्चा में था कुछ टाइम पहले, मेक इन इंडिया को लेकर आवाज़ उठी थी कि ये ट्रिम्स मॉड्यूल के खिलाफ है WTO के, क्योंकि मेक इन इंडिया में हम कंडीशंस ला रहे हैं कि 30% आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही बेसिकली स्क्रैच से मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। साथ में एक और लास्ट है, वो भी ध्यान दे लीजिएगा, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कई बार, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एम्बर बॉक्स सब्सिडी से। तो यहाँ पर बेसिकली AOA में सब्सिडीज होती हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, 4 सब्सिडी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे टॉपिक से अलग है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चर्चा में चीज़ है उससे लिंक करके चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे ये बात इकोनॉमी वाले पार्ट में आए, चाहे NCLT वाली बात पॉलिटी में आए। मुद्दा ये है कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच मुझे लगता है कि अब आपकी क्लियर हो रही होगी, राइट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप ऐसे कोई इनडिस्क्रिमिनेट इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाएंगे। One of the measures which ensure trade without discrimination is another is national treatment। तो अब MFN और national treatment में क्या डिफरेंस है? नेशनल ट्रीटमेंट नाम से पता लग रहा होगा, आप ऐसे ट्रीट कीजिए दूसरे के गुड्स को जैसे कि वो आपके देश के ही गुड्स हैं। ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली। इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि उनमें कोई ड्यूटीज से प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। सेम शुड अप्लाई टू फॉरेन डोमेस्टिक सर्विसेज। क्लियर बात। अब यहाँ पे MFN स्टेटस का रिवोकेशन कब आप कर सकते हैं? आर्टिकल 21 कहता है WTO का कि अगर आपकी राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, जैसे कि अभी आप वेस्टर्न यूरोप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, US का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इस बिहाफ पर आप जो है किसी दूसरे देश का MFN स्टेटस हटा सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई बाकी सब के लिए तो हम इनडिस्क्रिमिनेट इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे, लेकिन इस देश के लिए हम लगा सकते हैं, जिससे कि इसके प्रोडक्ट्स की एंट्री हमारे यहाँ कम हो, जिससे वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, सरकार पर दबाव हो और ये अपने एक्शंस को सुधारें। क्लियर है बात। यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये वाले पार्ट पे यूपीएससी खेल सकती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप MFN स्टेटस को रिवोक करते हैं तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मामला किसका है? नेशनल सिक्योरिटी का है, आर्टिकल 21 ऑफ WTO। ये बात क्लियर होगी, आपको ध्यान रहेगी, राइट। इसके बाद हेग कन्वेंशन 1954। कन्वेंशन से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ये भी यूक्रेन क्राइसिस के दौरान चर्चा में आई। प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिजर्व यूक्रेन्स कल्चरल हेरिटेज, एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज। आपको पता ही है भाई, जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है और मान लीजिए आर्मी आ रही है किसी देश में, तो अब कई बार वो ये म्यूजियम को तो देखेंगे नहीं कि ये म्यूजियम है, इसको हम प्रोटेक्ट करना है, या कोई मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट।
तो जब गोलीबारी होगी, मिसाइल्स होंगे, टैंक चलेंगे, तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है इसको भी नुकसान हो सकता है। अब ऐसा ना हो इसके लिए ही है हेग कन्वेंशन, राइट। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम देख रहे हैं अभी। कन्वेंशन इज रेफर्ड टू एज 1954 हेग कन्वेंशन, फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल ट्रीटी। क्वेश्चन यहां से, इंडिया इज द पार्टी ऑफ हेग कन्वेंशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट, आर्टिकल 6 ऑफ 1954 हेग कन्वेंशन। अब देखिए यहां पर आपको एक साइन दिख रहा होगा, ये ब्लू शील्ड है, ठीक है। अब कहेंगे इससे क्या मतलब, प्रोटेक्टेड कल्चरल साइट। तो होगा क्या कि एक ब्लू शील्ड नेटवर्क है, ये एक नॉन गवर्नमेंट और ये नॉन प्रॉफिटेबल एक नेटवर्क है जो कहता है कि अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम जाएंगे और उस कल्चरल हेरिटेज साइट पर ये मार्क लगा देंगे, ये बोर्ड लगा देंगे, जिससे कि जब आर्मी आए वहाँ पर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाले आए तो देख लें कि अच्छा ये ब्लू शील्ड है, प्रोटेक्टेड कल्चरल साइट है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। क्लियर है बात। तो कल्चरल प्रॉपर्टी में बियर अ डिस्टिंक्टिव मार्क, यह है डिस्टिंक्टिव मार्क टू फैसिलिटेट रिकॉग्निशन। और ये कौन करता है, ब्लू शील्ड नेटवर्क करता है, जो कि इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। क्लियर है बात। अब ये क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, जरा देखिए। अल्मा अटा डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, हेग कन्वेंशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन। अब मुझे बताइए हेग कन्वेंशन क्या इससे जुड़ी हुई है? नहीं ना, आपको बताया हेग कन्वेंशन किससे जुड़ी हुई है, फॉर प्रोटेक्शन दिस कल्चरल हेरिटेज। तलानोआ डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तलानोआ डायलॉग चर्चा में था उस टाइम पर, क्योंकि फीजी आइलैंड में तलानोआ डायलॉग किया गया था। तलानोआ बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, वहाँ पर जो लोकल ट्राइब है वो, उनके वहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है दूसरे को ब्लेम करने की, कोई वर्ड नहीं है। तो उनके यहाँ पर अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो सब लोग साथ बैठते हैं एंड दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज दुनिया को क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ऐसे ही तरीके का इस्तेमाल करना होगा। अगर यही चलता रहा कि ये जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, आप लेंगे, वेस्ट नॉर्थ जो सदर्न नेशंस है वो कह रहे हैं नदर्न नेशंस के लिए जिम्मेदार हैं, राइट, क्योंकि दे हैव एक्चुअली गॉट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और वो कह रहे हैं अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में तलानोआ चर्चा में था, ठीक है। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके बारे में एडिशनल भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से आंसर क्या था, ये 1 और 3 इसका आंसर था, क्योंकि अल्मा अटा डिक्लेरेशन कजाकिस्तान में इसका प्राइमरी हेल्थ केयर से इसका रिलेशन था कि इंश्योर की जाए एटलीस्ट वर्ल्ड में। तलानोआ ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आप में से कोई अगर प्लान कर रहा है यूपीएससी के लिए कोई कोर्स लेने का, तो ऐसे में आप ये ऑफर चल रहा है 9999 डबल वैलिडिटी के लिए, टाइमिंग है इसकी कब तक ही वैलिड है, तो आप इसको ले सकते हैं, ये आपका कोड भी हो सकता है। क्लियर है बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। अगर आपका कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन shashank.powerbeing, दैट इज माय पर्सनल इंस्टा हैंडल, और ये पीडीएफ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। टेक केयर।